प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ, 8वां दिन चल रहा है ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट का। 8 दिन पहले जो थे, इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था। करबला में जो था, जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो करबला में लड़ाई हुई थी और मुहर्रम के दिन ख़त्म हुई थी, 10वें दिन, वहीं से शिया सुन्नियों का बंटवारा हुआ वो दीन इस्लाम में। मोहम्मद को तो शिया सुन्नी दोनों ही मानते हैं। आपस में मुस्लिम उमरा में था सिर्फ सत्ता की, पावर, कि मोहम्मद का सक्सेसर कौन बने। लड़ाई इस बात को लेके थी। हमेशा होती है, भाइयों में लड़ाई होती है, बाप के बाद कौन वारिस बनेगा। ये कोई नई बात नहीं है। मगर ये इसराइल और का ईरान पर अटैक करना, ये वो विरासत की लड़ाई नहीं है, ये डोमिनेंस की लड़ाई है। सक्सेशन की लड़ाई नहीं है, ये डोमिनेंस की लड़ाई है कि कौन मिडिल ईस्ट में डोमिनेट करेगा। इसराइल जो है 1948 में बना था, अब तक डोमिनेट कर रहा है। पिछले 75-76 साल हो गए। और ईरान, पर्शिया, इसकी तो 3000 ईयर्स की, 3000 साल की हिस्ट्री है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। करबला में 10 दिन जब इमाम हुसैन अपने 70-72 साथियों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ पहुँचे थे, तो शुरू में तो बातचीत ही होती है, सौदेबाजी होती है, वो चली थी बातचीत। जब बातचीत, समझौते की बातचीत कामयाब नहीं हुई, तो बाद के 3 दिन जो था लड़ाई हुई। पहले तो उनका खाना, वहाँ जो स्टैंड था अरब में, कि उसका राशन पानी बंद कर दो, उसको घर में ही उसको बंद कर दो, और वो कंपेल करो, मजबूर करो कि समझौता करे। इस्लामिक वर्ल्ड में मोहम्मद साहब के ज़माने में, हजरत मोहम्मद के ज़माने में यही ढंग था समझौते कराने का, बारगेनिंग। और करबला में भी पहले 7 दिन इसी किस्म की बातचीत हुई। फिर कोई थोड़ी झापटबाजी हुई। मुहर्रम के दिन जो होते, 10वें दिन जो था, उनको सब 70-72 जो आदमी थे, भूखे प्यासे थे, वो मारे गए। वो जो औरतें बच्चे बच गए थे, वो याजिद थे, उन्होंने कहा इनको सब मदीना पहुँचा दो। और जो सर काट के लाए थे इमाम हुसैन का, वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा मैंने कहा था इसको मजबूर करके समझौते के लिए मजबूर करना था, ना कि इसकी मर्डर कर देना, सर काट देना। तो समझौते की तो गुंजाइश ही खत्म हो गई, जब हत्या हो गई। आज भी वही चीज़ है, दुनिया बदली नहीं इस मामले में। जो लड़ाइयाँ होती है, कोशिश होती है समझौता हो जाए, बार्गेन होती है, सौदेबाजी होती है, कि कुछ तुम पीछे हटो, कुछ मैं पीछे हटूँ। यही होता, हमेशा से होता है यार, कोई आज नई बात नहीं है। तो आज 8वां दिन है, और ट्रंप साहब ने जो है 6 दिन के बाद ही कह दिया, पहले तो कहा अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। अयतुल्ला खुमानी साहब ने जवाब दे दिया, उसका माकूल जवाब, कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। तो अब सवाल ये है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका इलेक्शन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर जो वो लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, तो उनका तो जो पर्पस था टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो फेल हो गया। तो कोई भी पॉलिटिशियन, उसका जो एजेंडा होता है, इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उससे अलग नहीं हो सकता। तो वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन के ख्वाब को, स्लोगन की हत्या अपने जीते जी नहीं होने देंगे जब तक राष्ट्रपति हैं।
अभी 3.5 साल उनके बाकी बचे हुए हैं। और ऐसे वो अकेले नहीं है, वहाँ जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो इतने कमज़ोर नहीं है। और जो है वहाँ की कांग्रेस सीनेट मेजोरिटी है, 1.5 साल बाद इलेक्शन हो गए, माइनॉरिटी में आ जाएंगे, 100% माइनॉरिटी में आ जाएंगे रिपब्लिकन जो है, और डेमोक्रेट जो है डोमिनेट करेंगे अगर जो लड़ाई में कूदे ट्रम्प साहब, क्योंकि वो जितने कूदे उस दिन उनकी फेल हो गई पॉलिटिक्स। तो ऐसा वो समझदार आदमी है, तो तजुर्बेकार आदमी है, ट्रम्प ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। ईरान को ही सुलझना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। हो सकता है कि एक दिन ट्रम्प साहब यूएस से इजराइल को उसके रहमो करम पर छोड़ दें, फिर 8-9 कंट्री हैं मिडल ईस्ट के, उनके बीच में वो दांतों के बीच में एक जीभ उसकी हाल होगी, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। इसलिए उसको दोस्ताना समझौते करने पड़ेंगे, दादागिरी छोड़नी पड़ेगी। अब ये कंट्रोल एस्केलेशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसा नहीं है कि एक दिन सारी मिसाइल ही छोड़ दें। अब तक तो किसी ने कभी इजराइल पर अटैक नहीं किया। मैं ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो जो उसका आयरन डोम सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए ईरान के, उसके ईरान के भी कुछ डिफेंस सिस्टम हुए कमज़ोर, आदमी मरे हैं। 500-550 आदमी, बड़े सीनियर जनरल, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स वो मरे हैं। वो होता है लड़ाई। तो मगर इसका आखिर में नतीजा क्या निकलना है? आज 8वें दिन फ्रांस, यूके, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी है। मगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहली एडवांस में कह दिया कि बातचीत तब चालू होगी जब इजराइल अपने अटैक बंद करेगा, और इजराइल अटैक अपने बंद करे ईरान के ऊपर, फिर बातचीत चालू होगी। ये तो हमेशा होता, जब अटैक हो रहा है तो बार्गेन कह दिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी है। तो मैं समझता हूँ कि 10वां दिन आते आते, जैसे करबला में हुआ था, करबला आज भी बड़ा पवित्र जगह है ईरान के अंदर, तो वहाँ बड़े बड़े आदमियों को जो है दफन किया जाता है। जो अयतुल्ला खुमानी जैसे आदमी होते हैं, तो धर्म गुरु होते हैं बड़े, ऐसे आदमी को दफन किया जाता वहाँ, आम आदमी को नहीं किया जाता। तो देखते हैं क्या होता है। मगर ईरान ने बड़ी टक फुटी कहा कि किसी की इकोनॉमिक जो पावर होती है उसकी कमर तोड़ दो, तो वो अपने आप ही सीरियल लाइन पर आ जाएगा। क्योंकि इजराइल का हमास से लड़ाई में, हिजबुल्लाह से लड़ाई में बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ है। जो पैलेस्टाइन होते थे गाजा से, वेस्ट बैंक से, वो जो थे इजरायली कंपनियों में मजदूर रहते थे काम करने के लिए। अब लड़ाई हो गई तो मजदूर आने तो बंद हो गए। तो इंडिया से भी उन्होंने कुछ 15-20 हज़ार मजदूर इम्पोर्ट किए हैं ईरान में, और बड़े हाई वेजेस दे रहे हैं उन्हें। तो ये यहाँ की हरियाणा की सरकार ने, यूपी की सरकार ने उनको रिक्रूट करके भेजा है वहाँ, क्योंकि इजरायली जो यंग आदमी है वो तो चलेगा लड़ाई में, पैलेस्टाइन के मजदूर आने बंद हो गए। तो मजदूर तो चाहिए, ये बिल्डिंग टूटे उसका मुलमा उठाने के लिए भी मजदूर चाहिए, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अन स्किल्ड। जैसे क्रेन वगैरह होते हैं, डंपर्स होते हैं, जेसीबी मशीनें होती हैं, उनको तो स्किल्ड आदमी चाहिए। तो अब जो इसने ईरान ने स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक
का जो हार्ट बीट होती है ये, वो होती है स्टॉक एक्सचेंज, उस पर अटैक कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट पे भी किया है, जो सबसे रईस आदमियों में बहुत अच्छी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर, मेरे कंप्यूटर में और लैपटॉप में पड़ा हुआ है, वो ही है विंडो 10। तो विंडो मैंने 8 से स्टार्ट किया था, फिर 9 आई, अब 10 आ गया, तीसरा अंदर ये विंडो यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी एफिशिएंट है। उसकी बिल्डिंग पे अटैक कर दिया ईरान ने, डैमेज हुआ, शायद काम धंधा चौपट हो गया हुआ, मगर स्टॉक एक्सचेंज पे जो है कुछ वो अलग ही उसकी कहानी होती है। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे अटैक करना, स्टॉक मार्केट को बंद करना, तो ऐसे किसी की इकोनॉमी का गला घोट दो। और जब वहाँ जाके मिसाइल गिरा है, बिल्डिंग टूटी है, ये बिजनेसमैन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, धंधेबाज, जॉबर, एक एक मिनट में स्टॉक बदल देते हैं, कीमत कंपनी की ऊपर नीचे कर देते हैं। ये अपनी जान नहीं गंवाते, ये जान लेते हैं, ये खून पीते हैं, अपना खून नहीं पिलाते। तो स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत बड़ा हमला माना जाएगा। बिल्डिंग थोड़ी भी टूटी है तो भी हमला बड़ा ही माना जाएगा। इजराइल का तेल अवीव में, कैपिटल सिटी में, उधर जो उसका हाफा है, यहाँ दिल्ली में हाफा की लड़ाई में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी गई थी लड़ने, वो 3 मूर्ति बनी हुई है आज भी दिल्ली के अंदर। तो जवाहरलाल नेहरू आजकल वो म्यूजियम है उसके सामने, पहले प्राइम मिनिस्टर रहते थे जवाहरलाल नेहरू उस बिल्डिंग में। तो वो हाफा की लड़ाई की ही यादगार में मेमोरियल बना हुआ है न्यू दिल्ली में। और हमारे अडानी साहब का जो आगे पोर्ट में 70% के करीब बिजनेस शेयर है, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जाफा इजराइल का, उस पर अटैक हुआ है, तो वो भी बड़ा नुकसान हो गया। तो मगर अल्टीमेटली कोई भी लड़ाई हुई है, अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होती है, समझौते होते हैं, लेन देन होती है, वो भी। तो आज मीटिंग हो रही होगी ये 4 फॉरेन मिनिस्टर की और यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की, 5 की। देखिए क्या निकलता है, समझौता तो होगा, मगर मुझे इसके 2 नतीजे दिखाई दे रहे हैं। आज सऊदी अरबिया ने भी वार्निंग दे दी इजराइल को कि बाज आओ अपनी हरकतों से, इजराइल को बाज आना पड़ेगा। उसका पहली दफा मिडिल ईस्ट में हुआ है कि उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया ईरान ने। तो उसको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। पहले स्टाइल वालों पर जो 50-55 हज़ार आदमी मारे हैं, उनको फिर से बसाना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या वो तो सब मिडिल ईस्ट में ये पेट्रोल डॉलर है, ये कतर है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, वो तो फाइनेंस तो वो भी कर देंगे, उनका रेवोल्यूशन, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा। इजराइल तो नहीं कर पाएगा। और इसके ईरान के पास भी बहुत गैस और पेट्रोल है, तो एक तो जो सैंक्शंस लगा रखी है ईरान के ऊपर 13-14 साल से, वो हटानी पड़ेगी यूएस को और वेस्टर्न यूरोप को, जो पिछले हुए धूम छल्ले हैं यूएस के। तो वो अगर उसकी सैंक्शंस हट जाती हैं तो ईरान तो अगले 5 साल में फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा इकोनॉमिक सुपर पावर। और जिन्होंने उसका साथ दिया, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, वो भी मालूम हो जाएंगे। इंडिया ने भी जो वहाँ पे पोर्ट में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, वो मिट्टी हो जाएगा, तो इंडिया ने साथ नहीं दिया ईरान का। सिविलाइजेशन तो हमारे रिलेशंस हैं। मैं ये मोदी सरकार ने अकल के अंधे ने, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है कुछ, तो मोदी पॉलिसी है, मोदी सेना, मोदी पॉलिसी है
किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल होती है। मोदी ने इंस्टीट्यूशन तो डिमोलिश कर दिया। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है। तो मुझे ये लगता है कि इसका जो एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा वो ये निकलेगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन खत्म हो जाएंगे। वो तो पहले ही कहता हमारे पास न्यूक्लियर में कोई प्रोग्राम ही नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, हम नहीं बना रहे। वो कागज पे दस्तखत कर देगा, उसमें कौन सी बात है। तो समझौता तो होगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ईरान होगा और सबसे बड़ा लूजर होगा इजराइल। उसका जो दादागिरी का इमेज था, पुलिसमैन ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये यूएस का और यूके यूरोपियन यूनियन का, उसकी वो दादागिरी खत्म हो जाएगी। वो पुलिसमैन का उसकी वर्दी पेटी उतर जाएगी। एक नॉर्मल कंट्री की तरह रहेगा जिसका उसको हक है होना, सबको ही हक है। तो मुझे जो है अल्टीमेट यही दिखाई दे रहा है कि समझौता हो जाएगा। ट्रम्प साहब ने 14 दिन की मोहलत मांगी है, उससे पहले हो जाना चाहिए। आज ही जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, क्योंकि इसराइल अपने दमखम पर नहीं लड़ सकता ईरान से, उसकी 10 गुनी आर्मी है। इसराइल के पास जो भी क्या नाम है वो सब वेपन्स से अमेरिकन है। ये इसने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ये ड्रोन्स डेवलप किए हैं, ईरान की बनी हुई ड्रोन से ही तो रशिया लड़ रहा है यूक्रेन में। तो ये बहुत बड़ी पावर है। इसके बाद बहुत लंबे टाइम के लिए मिडिल ईस्ट में अमन शांति आ जाएगी और खुशहाली आ जाएगी। होनी भी चाहिए। ईरान का कोई दुश्मन नहीं है और इसका इजराइल का भी कोई दुश्मन नहीं है। अमन शांति से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, फलो फूलो। तो ये जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मैं समझता हूँ। तो देखते हैं चलिए क्या होता है। तो अच्छी बात है, सत्य में जयते। नमस्कार।